नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। अक्सर ही लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव कहाँ जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव किसी दिशा में नहीं जा रहा है, बल्कि चौराहे पर आकर अटक गया है। एक रास्ता महाविकास अघाड़ी की तरफ जाता है, एक रास्ता महायुति की तरफ जाता है, एक रास्ता त्रिशंकु विधानसभा की तरफ जाता है और एक चौथा रास्ता राष्ट्रपति शासन की तरफ जाता है। तो आम तौर पर जैसे कुछ लोगों को लगता है कि महाविकास अघाड़ी की तरफ चुनाव झुक सकता है, तो वो कहने लगते हैं कि एज एमवीए को है। इसी तरह एज महायुति को है या उनकी नज़र में त्रिशंकु विधानसभा जैसी नौबत हो रही है। या कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे अजीत पवार ने खेल साफ कर दिया, अजीत पवार से ज़्यादा साफ़गोई किसी नेता में नहीं है। उन्होंने कह दिया साहब महाराष्ट्र का चुनाव अलग अलग राज्य इंडिया भर से अलग होता है। यहाँ विचारधारा गई तेल लेने, विचारधारा से कोई लेन-देन नहीं है, देना-देना नहीं है। कुल मिलाकर सत्ता में आना है, येन-केन प्रकारेण सत्ता में आना है। और 23 नवंबर के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। वोटर भी कन्फ्यूज़ है। वोटर भी इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वोटर ये सोच रहा है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं 23 नवंबर को जो सोच कर वोट दे रहा हूं उस सोच पर ये उम्मीदवार करेगा या मैं मेरे विरोधी वोटर के पास चला जाएगा, मेरे विरोधी उम्मीदवार के पास चला जाएगा, उसके गोदी में जाकर बैठ जाएगा। तो वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो जहां वोटर कंफ्यूज हो वहां पत्रकार कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और चुनाव वैसे भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि अमेरिका चुनाव से तुलना करनी चाहिए कि वहाँ एक पॉपुलर वोट होता है, एक इलेक्टोरल वोट होता है। तो इलेक्टोरल वोट यानी जो सांसद चुने जाते हैं। तो पॉपुलर वोट हो सकता है आम लोग जो से बात होती है मेरी, पॉपुलर वोट, पॉपुलर सेंटीमेंट महाविकास अघाड़ी के पक्ष में हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार भी उनकी बन जाए, विधायक भी उस रूप में चुनकर आ जाएँ। इसी तरह पॉपुलर वोट परसेप्शन के हिसाब से देखा जाए तो महायुति के पक्ष में दिखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार बन जाए, उतना वोट उतनी सीटें मिल जाएँ। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है। तो आप कहेंगे तो फिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? कुछ तो हो रहा होगा। मुद्दे कौन से चल रहे हैं? अब मुद्दों की बात करें तो कोई एक मुद्दा किसी एक गठबंधन का पूरे राज्य भर में नहीं चल रहा। गठबंधन के मुद्दों का ग्रुप भी पूरे राज्य में एक स्तर पर नहीं चल रहा। कुल मिलाकर चुनाव पंचायत स्तर का या वार्ड परिषद जो पार्षद होता है कॉर्पोरेट शहर का उस स्तर का होकर रह गया है। अब जातीय जनगणना, संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, पार्टी तोड़ी, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब महाविकास अघाड़ी के मुद्दे नहीं चलते दिख रहे। इसी तरह राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये सब महायुति के मुद्दे चलते हुए नहीं दिख रहे। अब ये सब मुद्दे नहीं चल रहे तो मुद्दे चल क्या रहे हैं? कहीं-कहीं महंगाई है, कहीं-कहीं बेरोजगारी है, कहीं-कहीं किसान है, कहीं-कहीं लाड़की बहना योजना है, कहीं-कहीं गारंटियां हैं, कहीं-कहीं रेवड़ियां हैं, कहीं-कहीं दोनों तरफ की गारंटियां हैं। तो वोटर एक हाथ में महाविकास अघाड़ी और एक हाथ में महायुति को लेकर तोलने में लगा है कि किसको वोट देने में उसकी जेब में कुछ ज्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन यहां भी वो जाति के चश्मे से उम्मीदवारों को देख रहा है। अगर आप जाति के चश्मे से सारी चीजें देखने लगें तो सूरा चुनाव अंड बंड खंड टाइप में बदल जाता है। ये हमने हरियाणा में भी देखा और महाराष्ट्र में भी यही स्थितियां धीरे-धीरे देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर 288 सीटों पर चुनाव विधानसभा का नहीं हो रहा। 288 सीटों पर अलग-अलग विधानसभा का चुनाव हो रहा है। समझ गए अब मैं क्या कहना चाहता हूं? तो चुनाव जातियों में बदल गया है। निर्दलीय, बागी, फ्रेंडली फाइट की भरमार है। वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा इसको लेकर संकट है। खेमेबाजी, गुटबाजी अलग है। लोग एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, निपटा नहीं पा रहे तो सिमटाने में लगे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इस तरह की परिस्थितियों से महाराष्ट्र का चुनाव गुजर रहा है।
तो इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब जातियों की बात की जाए, धर्म के मामले में बीजेपी उस्ताद है, हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी उस्ताद है, और दूसरी पार्टियों पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाती है। लेकिन जातियों को आपस में लड़ाने या जातियों का अपने तरफ से इस्तेमाल करने, चुनावी फायदा उठाने में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। आप मानकर चलिए, हरियाणा इसका ताजा उदाहरण है। जिस ढंग से जाट वर्सेस गैर जाट किया गया, जिस ढंग से जाटों का भी फिर इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस के जो जाट कैंडिडेट थे उनके खिलाफ निर्दलीय जाट, बागी जाट, छोटी पार्टियों के जाट, ये सब खड़े किए गए, और पैसे की कोई कमी नहीं है। धनबल है, बाहुबल है, ईडी बल है, इनकम टैक्स बल है, सीबीआई बल है, और चुनाव आयोग का बल है। तो कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं किया गया, या किया गया होगा ये सोचकर वो चला नहीं और ना ही चलने वाला है। तो ये दरअसल दिमाग में मराठा वर्सेस ओबीसी है। तभी प्रधानमंत्री जाकर 2-3 बार बोल चुके महाराष्ट्र में कि साहब ये कांग्रेस जो है आदिवासी और दलितों के बाद अब ओबीसी को भी विभाजित करने में, आपस में लड़ाने में लगी हुई है, और मैं खुद ओबीसी हूं। तो कुल मिलाकर इसका मकसद क्या है? बीजेपी को लग रहा है कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर दिया जाए तो चुनाव जीतने में आसानी हो सकती है, और जहां छोटी पार्टियां हैं, जहां निर्दलीय हैं, जहां बागी हैं, वो 5-5, 6-6 हजार भी वोट ले गए तो कम से कम पिछली बार की तरह 30 सीटों जिसमें कम अंतर से फैसला हुआ था वैसी स्थिति बनती है, तो भी फिर बीजेपी के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा हो सकती है। बीजेपी को इसीलिए एक है तो सेफ है, यानी ओबीसी से कहा जा रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो मराठे आरक्षण ले जाएंगे, मराठे आरक्षण खा जाएंगे। उधर एकनाथ शिंदे लगे हैं मराठों के साथ कि एक है तो सेफ है, मराठे हमारे साथ रहेंगे तो आरक्षण दिला देंगे। तो ये खेल कुल मिलाकर चल रहा है। और महाविकास आघाड़ी की जब बात की जाए तो वो वही लोकसभा चुनाव में जो जातीय गठबंधन बना था, मुसलमानों का, दलितों का, मराठों का, कुनबी का, वो उसी पर भरोसे किया हुआ है, उसी पर पूरी तरह से उसका दारोमदार है। अब लगातार दूसरी बार कितना कामयाब होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।